हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्सेशन ऑफ फर्म्स इन पर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिए। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एलएलपी एंड नॉन एलएलपीज में डिफरेंसेस क्या है, कैसे दोनों को हम लोग सेपरेट टैक्स एंटिटीज मानते हैं और कॉरपोरेट बॉडी मानी जाती है हम लोग की एक तरह से एलएलपी। और इसके बाद जब हम बात किए आज जो हम करने जा रहे हैं बेसिकली थर्ड लेक्चर में, दैट इज योर AMT। क्योंकि लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैंने बताया था कि इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सर, हम लोगों ने सुन रखा है मैट के बारे में, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। हम लोगों ने AMT के बारे में नहीं सुन रखा। सुना? आज तो सुना। इसको हम कहते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ओके, दोनों में फर्क है क्या? बहुत अंतर है। मैट हमारा कंपनीज पर अप्लाइड होता है। किस पर एप्लीकेबल होता है? कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। और AMT हमारा अदर देन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। तो सर, आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, हाँ, HUF है, हाँ, AOP है, बिल्कुल सही है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो आपके कहने का मतलब ये कि इन सब पर AMT एप्लीकेबल होगा। हाँ, लेकिन सर आपने इसमें एक पर्सन को छोड़ दिया और वो है फर्म। इसके छोड़ने के पीछे लॉजिक है। अगर मैं बात करूं मैट की, तो ये एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ कंपनीज, बट अदर देन कंपनीज AMT विल अप्लाई। AMT एप्लीकेबल होगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और अदर देन कंपनीज में सारे SSC, सारे तरह के पर्सन्स आ गए, जो कंपनी को छोड़कर बाकी जो पर्सन की कैटेगरीज होती हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऑल द SSC विल फॉल अदर देन कंपनीज। तो सर आपने कहा फर्म को मैंने कुछ अलग छोड़ा, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है, वो क्या है? वो ये कि अगर इनकी इनकम 20 लाख रुपए से अधिक होगी, एडजस्टेड टोटल इनकम, ओके सर, अगर इनकी इनकम 20 लाख के ऊपर होगी, फर्म को छोड़ो, फर्म को किनारे करो, ये मैंने मिटा दिया। यानी हमने बात की इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन केसेस में अगर इनकी एडजस्टेड टोटल, सर एडजस्टेड टोटल इनकम, वी आर नोइंग अबाउट द टोटल इनकम, बट व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम? आई विल डिफाइन इट एट अ लेटर स्टेज। बट इनकी टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख से अधिक होगी तो ही AMT लगेगा। अच्छा, यानी इंडिविजुअल पर AMT नहीं लगेगा अगर इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या उससे कम है, हाँ लगेगा। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। लेकिन फर्म के ऊपर AMT एप्लीकेबल होगा ही होगा। उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है भूल जाओ, उसको भूल जाते हैं।
क्लियर? तो सर ये है क्या, होता क्या है कि इन एसएससीज को जिनके बारे में हमने बात की है, पहले ये मैट आया, मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल होता था। कंपनियों को कहा गया आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को तो दिखा दे रहे हो जीरो, टैक्सेबल प्रॉफिट को दिखा दे रहे हो बहुत कम, और वहीं पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो लैक्स ऑफ रुपीज आर टू बी कैलकुलेटेड एज योर नेट प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज वेरी मच अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द शेयर होल्डर। हाउ एंड व्हाई? प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो करके टैक्स लायबिलिटी निकालते थे, टैक्सेबल इनकम निकालते थे, और उसमें डेप्रिसिएशन का डिडक्शन, तो इसका डिडक्शन, तो उसका डिडक्शन ले करके हम लोग दिखा देते थे प्रॉफिट को बहुत नॉमिनल या लॉस। लेकिन उसी केस में उसी कंपनी का सेम वही फाइनेंशियल ईयर जब हम आरओसी में अपनी रिटर्न्स फाइल करते थे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास या शेयर होल्डर्स के सामने जब हम अपनी बैलेंस शीट रखते थे, तो उसमें हम दिखाते थे कि हमारे पास लाखों और करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है। एक तरफ तो आप दिखा रहे थे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको नहीं, मैंने ये नहीं कहा चोरी कर रहे थे, वी वर जस्ट फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स चोरी नहीं कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दैट वी वर कैलकुलेटिंग आवर टैक्सेबल इनकम, and according to that our profit was very low or it was in loss. But on the other hand, when we were calculating our total income as per the provisions of the Companies Act, it was lakhs of rupees, crores of rupees, and the profit was very much available for the purpose of distribution to whom? To the shareholders of the company as a dividend. अब सरकार का दिमाग घूम गया, सरकार ने कहा भाई एक ऐसा प्रोविजन ले आओ जहां पर कंपनियां अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो कम से कम कुछ टैक्स भी तो इधर दे दे। तो अब हम लोग का टैक्सेबल इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से तो कैलकुलेट होगा, एक और अमाउंट टैक्सेबल का कैलकुलेट होगा, एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट होगी, वो होगी मैट के हिसाब से। यानी कि किसको बेस लेकर के चलेंगे? सर अगर कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट है तो हम बेस तो उसी को लेकर के चलेंगे। हाँ बिल्कुल है, हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो प्रॉफिट निकाल कर रखे हुए हैं, आरओसी में दाखिल किए, उसके प्रॉफिट को पिक करो और कुछ एडजस्टमेंट, कुछ प्लस और माइनस कर लो, जितना अमाउंट आएगा, यानी दो अमाउंट प्रॉफिट के हो गए, एक तो टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से, एक मैट प्रोविजंस के हिसाब से। मैट यानी कि कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट के हिसाब से, एक टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से टैक्सेबल इनकम, और दूसरा कंपनीज एक्ट की प्रॉफिट को बेस लेकर के कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद मैट प्रोविजंस के हिसाब से प्रॉफिट। जिसका प्रॉफिट अधिक होगा, या ये समझ लो जिस पर टैक्स अधिक आएगा, प्रॉफिट ना, जिस पर टैक्स अधिक आएगा वो टैक्स आपको कम से कम देना ही देना है। सर ये बहुत अजीब बात। फिलहाल ये हम कंपनीज में डिस्कस कर चुके हैं या फिर करेंगे मैट के बारे में। आज जो हमें डिस्कशन करना है दैट इज योर AMT। गवर्नमेंट को बहुत बड़ी सक्सेस मिली, गवर्नमेंट को बहुत बड़ी सक्सेस मिली, गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट्स का अब टैक्स आने लगा उन अमाउंट्स पर भी जहां पर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इनकम जीरो या नील हो जाती थी, लॉस में आ जाता थी, बावजूद इसके गवर्नमेंट को टैक्स देना, क्योंकि कम से कम टैक्स देना था। अब गवर्नमेंट ने उसी चीज से बूस्टअप होते हुए AMT के प्रोविजंस को लाया कि अदर देन कंपनीज नाउ दीज एंटिटीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू pay the minimum amount of tax, and the name of that tax is known as AMT, alternate minimum tax। अब आपको alternate minimum tax देना पड़ेगा। अब आप दो प्रॉफिट्स निकालो, पहला प्रॉफिट टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से, सर वो तो हमें आता है, हम लोग तो जानते हैं, उस चीज के लिए आप बोलो मत। दूसरा एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो। सर ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? ये एडजस्टेड टोटल बेटा इन दो प्रॉफिट्स को रखो, इसका टैक्स नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकाल लो। सर हमें तो मालूम है फर्म के ऊपर 30% का टैक्स लगता है, आपने लास्ट क्लास में हम लोग को ये बताया था, प्लस 3% लगता है एजुकेशन से, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से। AMT जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी, सर ये तो बताओ एडजस्ट, थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। जितना भी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा उसका टैक्स निकालो।
टैक्स निकालो। सर नॉर्मल प्रोविजन 30% के हिसाब से ना मुन्ना ना, आपको जो एडजस्टेड टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होगा ना, दैट विल बी एज एट द रेट ऑफ 18.5%। ओके सर, अब समझ में आई बात। इसमें क्या सर हम एजुकेशन से जोड़ेंगे? हाँ। क्या सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से जोड़ेंगे? हाँ। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा, ऐड करो। अब ये अमाउंट ऑफ टैक्स एडजस्टेड टोटल इनकम का और टैक्सेबल इनकम का टैक्स, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से 30.9% के हिसाब से जो भी आएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम पर जो टैक्स अमाउंट आया और टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स आया, आपने कैलकुलेट करके रखा। जो अधिक होगा आप गवर्नमेंट को कहोगे गवर्नमेंट ये ले AMT। अच्छा, दिस इज नोन एज AMT ना। अब जरा ढंग से सुनो, इन दोनों में से जो अधिक होगा वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये अधिक है तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आप टैक्स पे कर दो। अगर ये अधिक है तो आपको 18.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ये तो सरासर ना इंसाफी है। अगर आपको चलना ही दूसरे तरीके से है तो फिर आपने टैक्स प्रोविजंस बनाए। गवर्नमेंट ने कहा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ ढंग से सुनना, गवर्नमेंट ने कहा हम आपसे कुछ भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना ले रहे, हम आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लेने की बात नहीं कर रहे। ये किसने बोला? गवर्नमेंट ने बोला। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये अधिक है तो आप तो खुद कहते हो अधिक है तो आप दे दो टैक्स, लेकिन अगर ये अधिक आ गया, इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ दिस वन, then you are required to pay the minimum amount of tax, this one AMT, alternate minimum tax। नाम ही है alternate minimum tax, this is the alternate provisions to pay the minimum amount of tax। तो ये AMT पर आपको टैक्स को देना पड़ेगा। तो सर एक बात बताइए, आपने तो भी कहा सरासर नाइंसाफी है और गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं किया। मान लेते हैं यहाँ पर टैक्स का अमाउंट आया 2 lakhs और यहाँ पर टैक्स का अमाउंट आया 1,50,000। थोड़ी देर सपोज करने में कोई बुराई नहीं है। ये जो आपने एक्सेस अमाउंट पे किया है 50,000, इसकी आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। ओहो सर जी, ये तो अच्छी बात है, टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? कब ले सकते हैं? दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट विच इज टू बी टेकन, विच शैल बी टेकन फॉर नेक्स्ट 10 असेसमेंट ईयर। ओके सर जी, 10 सालों में हम इस टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठा पाएंगे एडजस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? एडजस्ट करने के लिए। सर अगले 10 सालों में आप इस क्रेडिट को एडजस्ट करेंगे? हाँ। अगर 10 साल में कंप्लीट ना हो पाए तो लैप्स कर जाएगा बेटा, तब उसको भूल जाना पड़ेगा। 10 साल आपको मिलेंगे उस एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए जो आपने यहाँ 50,000 ज़्यादा दिए। सर तो हम अगले ही साल एडजस्ट कर लेंगे ना, 10 साल का इंतजार क्यों करेंगे? बेटा देखो, जब अगले साल का इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे, ढंग से सुनना, तो फिर वहाँ AMT का प्रोविजंस और नॉर्मल प्रोविजंस। अब नॉर्मल प्रोविजन में आया 2,10,000 और AMT में आया 1,80,000। कितना आया? अब तुम कह सकते हो सर हम 30,000 एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम ढंग से सुनना, अगर यहाँ पर 1,80 की जगह 2,80 होता तब तो आप टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कम से कम 2,80 का पेमेंट करना ही करना है। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपका एक साल खत्म, हाँ, एक साल वो लैप्स हो गया। अब आपके पास 9 साल और बचेंगे उस 50,000 को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये 180 हो गया तो सर 30,000 हमसे तो गवर्नमेंट ने कम से कम इतना टैक्स तो कम से कम टैक्स दे दो। 30,000 का ये एडजस्टमेंट जो एक्स्ट्रा आपने पिछले साल पेमेंट किया है ना 50,000, आप 30,000 की छूट ले सकते हो। आप नॉर्मल टैक्स 2,10 का पेमेंट करते, लेकिन 30,000 चूंकि पिछले प्रीवियस ईयर में असेसमेंट ईयर में ज़्यादा आपने पेमेंट किया ड्यू टू AMT प्रोविजंस, यू कैन गेट द क्रेडिट ऑफ दैट। आप 30,000 रुपये तक की क्रेडिट यहाँ ले सकते हो। अब 20,000 को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट 9 असेसमेंट ईयर्स में, सेम यही चीज़ फॉलो करो। क्लियर हुआ? सर समझ में आ गया।
पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अभी भी कसम है आपको आपने बताई नहीं बेटा, क्या नहीं बताई सर आपने अभी भी हमको एडजस्टेड टोटल इनकम के बारे में नहीं बताया। इसमें कुछ खास है और ज़रा ढंग से सुनेंगे। ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे सेट रखना पड़ेगा। सर फॉर्मेट सेट करने में तो हम लोग महारत हासिल किए, आप एक बार बता तो दीजिए। AMT किस अमाउंट पर कैलकुलेट की जाती है वो सोचेंगे कैलकुलेट करने के लिए। आखिर कौन सा वो अमाउंट है सर जी इनकम का जिस पर AMT कैलकुलेट होता है। आपने तो एडजस्टेड टोटल इनकम के बारे में बताया ही नहीं, तो सुन लो बेटा। एडजस्टेड टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या है इस एडजस्टेड टोटल इनकम में और किस तरह से कैलकुलेट होगा ये। भाई कंपनीज एक्ट में था, क्या था, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस थे और उसमें उसका कैलकुलेशन होता था प्रॉफिट का, और उसके हिसाब से बैलेंस शीट शेड्यूल 6 या शेड्यूल 3 जो 2013 के हिसाब से, उसके हिसाब से ROC में रिटर्न्स दाखिल होती है। हमको वहाँ शो करना पड़ता है कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस हुआ और कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड, वो बताना पड़ता है वहाँ। लेकिन इस तरह का कोई एक्ट इंडिविजुअल HUF AOP BOI लोकल अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और फर्म के केस में नहीं है, यानी बाकी एसएससीज या पर्सन्स के केस में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम किसी दूसरे एक्ट का भी सहारा लेकर वहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। तो हमको तो यहाँ बेस, वहाँ पर बेस कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट को ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर बेस किसको ले, यहाँ पर कहा गया टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्सेस्ड बाय AO। मैं फिर से बोलता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, assessed by AO। That is not the amount of taxable income assessed or calculated by SSC itself. That is the amount of taxable income which is assessed by AO, and further there are needed to be adjustment, they are to be done, means there are some adjustment which are required to be done in that taxable income. सर वो कौन से ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो हम लोगों को करने पड़ेंगे, ऐसे कौन से ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो हमको अभी इसमें करने पड़ेंगे बेटा। पहला एडजस्टमेंट प्लस कर दो, अगर आपने डिडक्शंस मांगी हैं अंडर सेक्शन 80IA to 80RRB तो प्लेनली आप वो एडिशन में डाल दो। पहला पॉइंट, एक्सेप्ट ATP कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिडक्शंस को छोड़ करके। बाकी अगर आपने 80IA to 80RRB की कोई डिडक्शंस मांगी है, यू आर रिक्वायर्ड टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ दोस, रिवर्स करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट द डिडक्शंस ऑफ दैट। एज वेल 80C से लेकर 80GGC तक का कोई एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया और ना करने की जरूरत है, वो अगर अलाउड है तो अलाउड है। लेकिन इन केसेस में 80IA to 80RRB का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ATP। और खास बात एक और है सर, डिडक्शंस में अब कौन सी खास बात है जो हमने लिखा था, अगर मैंने डिमांड की थी 50,000 के डिडक्शन की और मुझे डिडक्शन मिली 40,000, मैंने क्लेम किया था 50,000 बट द असेसिंग ऑफिसर हैज एक्सेप्टेड 40,000, देन व्हाट द अमाउंट इज टू बी एडेड बैक एज क्लेम्ड बाय एसएससी। ओके सर, ये तो बहुत टेढ़ी खील है, यानी यहाँ अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर नहीं है, एज क्लेम्ड बाय एसएससी। एसएससी ने जितना मांगा है, जितनी डिमांड की है डिडक्शन की, उतना ऐड बैक करोगे। केवल इतना ही नहीं, प्लस एग्जेम्पशन अगर आपने क्लेम की है
under section 10AA as claimed by SSC. ओके सर, ये भी सेम है? हाँ बेटा, ये भी सेम है। और भी कोई एडजस्टमेंट है? हाँ बेटा, लास्ट है सेक्शन 35AD का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक अलाउंसेस का जो आपको डिडक्शन मिलता था वो अब आपको ऐड करना पड़ेगा। बिजनेसेस में जो आपको स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलते थे सेक्शन 35AD के, उनको ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन 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 लास्ट वर्ड, इस सेक्शन 35AD में reduced by depreciation under section 32, आप डेप्रिसिएशन क्लेम करके ही वापस ऐड बैक करोगे। यानी अगर कोई आपने क्लेम किया था 5 लाख रुपए और आपको डिडक्शन मिली कि बेटा आज इसको ऐड करना पड़ेगा वापस, लेकिन 5 लाख ऐड बैक मत करना। अगर ये डिडक्शन हमें वहां नहीं मिली होती तो हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिला होता, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की डिडक्शन होती है। तो कैपिटल नेचर पर भैया कुछ तो डेप्रिसिएशन मिला होता। और अगर ये एसेट हमने डेप्रिसिएशन मांगी होती तो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से आपको डिडक्शन मिली होती डेप्रिसिएशन की, तो क्या उसको सरकार मना कर देती? ना, वाह, लो डिडक्शन डेप्रिसिएशन की, यू कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। दैट्स इट, दिस इज योर एडजस्टेड टोटल इनकम। और इस एडजस्टेड टोटल इनकम पर जो AMT का रेट है, दैट इज योर AMT का जो रेट है दैट इज योर 18.5%. Further, it is required to be added with education cess plus secondary and higher education cess. ये है हमारा तरीका। और जो एक्सेस अमाउंट जो हम AMT का पेमेंट करते हैं, अगर हमारा AMT इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, हमारे नॉर्मल टैक्स से अधिक का अमाउंट आ जाता है, रेगुलर इनकम टैक्स से अधिक का टैक्स आ जाता है, तो AMT पेमेंट करेंगे। और AMT पेमेंट करेंगे तो नॉर्मल रेगुलर इनकम टैक्स से ऊपर का जो टैक्स एक्सेस हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी क्रेडिट हम अगले 10 साल में करेंगे। और कैसे ले पाएंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आते हैं, देखते हैं क्या है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। All non-corporate assessee means all persons other than company. सर मालूम है। Non-applicability, AMT not applicable if individual, HUF, AOP, BOI, judicial person have their adjusted total income doesn't exceed 20 lakhs. अगर 20 लाख से अधिक नहीं है तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्म पर कोई मतलब नहीं है। 1 रुपये है या 100 रुपये की इनकम है, 20 लाख रुपए का प्रोविजन का सिस्टम वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहा गया इन केस ऑफ अ फर्म AMT इज एप्लीकेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एडजस्टेड टोटल इनकम। पक्की बात है। रेट ऑफ AMT मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस एंड 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर? एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब मैंने अभी भी आपको यहाँ पर बता दिया। Deduction and exemption shall be considered as claimed by the assessee whether allowed by AO or not. Okay. Deduction under section 80C to 80GGC shall not be adjusted. Sir, आपने तो ये सब बता दिया। The most important next point, there must be a certificate attached by assessee that all the provisions of AMT and the normal income tax provisions are fulfilled or being followed by him. A CA report must be attached in Form 29. C must be attached, दो बार हो गया, certifying that the adjusted total income and the AMT have been computed in accordance with the relevant provisions. Such report need to be furnished on or before the date of filing of return of income tax set. अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट बता दिया, अमाउंट ऑफ AMT माइनस टैक्स एज पर द नॉर्मल रूल्स या नॉर्मल प्रोविजंस। जो एक्सेस आएगा वो टैक्स क्रेडिट का अमाउंट होगा। कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? मैक्सिमम फॉर नेक्स्ट ईयर 10 इयर्स। क्लियर है? सिंपल है, बता दिया। हाँ, बट सच कैरी फॉरवर्ड शेल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द 10th असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सेडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच टैक्स क्रेडिट बिकम्स अलाउडेबल। बता दिया।
Adjustment of tax credit, it shall be adjusted in that assessment year in which the regular amount of tax is in excess of the AMT. जहाँ पर हमारा नॉर्मल टैक्स अगर होने लगा AMT से जिस साल, उसी साल आप पिछले सालों के एक्सेस AMT क्या यानी कि टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट कर पाएंगे। सर आपने ये भी क्लियर कर दिया, बड़ा सब बता दिया, कुछ बचा ही नहीं है AMT में, तो बस इतना ही था सर। हाँ बेटा AMT का चैप्टर लगभग हो गया है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स क्रेडिट बता दिया, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट बता दिया, इंटरेस्ट ये जो आपने एक्सेस पेमेंट किया था ना AMT का अमाउंट, जो नॉर्मल टैक्स से अधिक का अमाउंट था, जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, आप उससे उम्मीद मत करना आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, सरकार आपको इंटरेस्ट का अमाउंट देगी, नॉट एट ऑल। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट। इंटरेस्ट बता दिया, इफ द अमाउंट ऑफ रेगुलर इनकम टैक्स और AMT इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट। अगर मान लो फ्यूचर में कोई ऑर्डर पास हुआ और उस ऑर्डर के पास करने से मेरा AMT और नॉर्मल टैक्स में चेंजेस आ गया, तो फिर हम ना उस चेंज को ही इफेक्टिव करके आगे ले चलेंगे बेटा। हाँ, ये याद रखना कि ये मत बोल देना AMT अब एप्लीकेबल हो गया तो बाकी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर नॉट टू बी अप्लाइड। बेटा इंटरेस्ट सेक्शन 234A, B, C, सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स पेनल्टी, सारी चीज़ें एज सच एप्लीकेबल होंगी, भले ही आप AMT के प्रोविजंस में आ गए। ये मत कहना कि सर हमारा सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A एप्लीकेबल नहीं होगा, ये मत बोलना सर हमारा एडवांस टैक्स का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी मत बोलना कि इंटरेस्ट 234A सेक्शन 234B सेक्शन 234C एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये भी मत बोल देना कि हमारा पेनाल्टी का चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। सारी चीज़ें एज सच आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, जैसे कि नॉर्मल प्रोविजंस में एप्लीकेबल होती है। Same as otherwise provided in this chapter, all other provisions of this act shall apply to LLP, means provisions relating to advance tax, interest, penalty, etc. shall apply accordingly without having any changes in that. LLP और कंपनी में क्या फ़र्क है बेटा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, LLP को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ता। कंपनी को मैट के प्रोविजंस में जाना पड़ता है, LLP को AMT के प्रोविजंस में जाना पड़ता है, और सरचार्ज इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सरचार्ज कंपनी LLP के केस में। अच्छी बात है, जबकि कंपनी के केस में सरचार्ज होता है। एक क्वेश्चन है, कोशिश की जाए सॉल्व करने की। सर आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है बेटा, एक बार प्रोविजन सारे एंड हो जाएं उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से हम लोग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जरा देखें क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द टैक्स पेबल बाय LLP। क्वेश्चन में दिया है टोटल इनकम एज पर बुक्स 40 lakhs। अच्छा जी, क्वेश्चन में दिया है टोटल इनकम एज पर रिटर्न ऑफ इनकम 30 lakhs। अच्छा जी, assessed by AO 34 lakh। अच्छी बात है। डिडक्शंस, हमने 80 IB का डिडक्शन मांगा था, क्लेम किया था 18 lakhs, और अलाउड हुआ है, अलाउड बाय AO 16 lakhs। 10 AA में मैंने एग्जेम्पशन मांगा था 15 लाख का, अलाउड हुआ है 10 लाख। 2 मिनट लगेगा। ये मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पिक किया है ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो सके AMT से रिलेटेड। कॉम्प्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। बेटा आप बताओ, क्या हम बुक्स के हिसाब से लें? ना सर। क्या हम ROI के हिसाब से लें? ना सर। आप ना एसेस्ड बाय AO, क्योंकि आपने अंडरलाइन करवाया था
टोटल इनकम एसेस्ड बाय एओ कितना आया 34 लाख। एओ का मतलब एसेसिंग ऑफिसर प्लस। अच्छा सर आपने कहा था ना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आई भी ऐड कर देते हैं, कितना जितना क्लेम किया गया जितना एसेसिंग ऑफिसर ने अलाउ किया। सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया जितना क्लेम किया गया हो, ठीक है। प्लस एग्जेम्पशन आपने क्लेम किया हुआ है अंडर सेक्शन 10AA, तो क्या करें कितना ऐड बैक करना है। सर इसमें भी आप 15 लाख ऐड कर दो। ये हमारा हो गया एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक, अब आपको करना क्या, टैक्स ऑन नॉर्मल एसेस्ड। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन टैक्स का हम लोग डेफर कर देते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल दिस इज द एडजस्टेड टोटल इनकम। सर आपने ये डेफरमेंट क्यों करवाया नेक्स्ट क्लास में, क्या इसमें कोई दिक्कत आती? कोई दिक्कत नहीं आती। आप नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जितना टैक्स बनता है प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऐड कर दें। AMT के हिसाब से 67 लाख पर आप 18.5% प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऐड कर दें। दोनों में जितना डिफरेंस आएगा, अगर हमारा 67 लाख पर 18.5% एक्सेस है इस अमाउंट से जो कि 34 लाख, तो बेटा आप एक काम करना, इस अमाउंट वाले टैक्स को आप पेमेंट कर दें, दैट इज नोन एज AMT, और इसकी टैक्स क्रेडिट आप अगले 10 साल में ले सकते हो। दैट इज द नॉर्मल सिस्टम। लेकिन हम प्रैक्टिस करें। फिलहाल मेरा समझाने का पर्पस केवल आज का इतना है, AMT क्या होता है, किस पर कैलकुलेट किया जाता है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, दैट्स इट। अभी तो हमको नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, स्पेशल पॉइंट्स इन केस ऑफ LLP। अभी तो मैंने LLP के स्पेसिफिक पॉइंट्स पिक ही नहीं किए हैं, मुझे केवल आज AMT बताना था ताकि आप लोग AMT के बारे में अगर ये लेक्चर खत्म हो जाए तो बेटा एक बार और चला लो, दोबारा 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा और दे दो, ताकि यहाँ पर इसमें बिल्कुल चीज़ें क्लियर कट ट्रेंड हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि एसेस्ड बाय एओ प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA to RRB बट डजंट इंक्लूड एक्सक्लूड या एक्सेप्ट 80P लास्ट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10A जो आएगा दैट इज नोन एज एडजस्टेड टोटल। That's it। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। सर अब दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेशल पॉइंट्स विद रेफरेंस टू LLP देखेंगे एंड दोज पॉइंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए हम आपको PGBP के कुछ प्रोविजंस याद दिलाएंगे। उसके लिए हम आपको कैपिटल गेन का सेक्शन 47, 49 अमेंडमेंट सारे कहाँ कंसेक्वेंशियल अमेंडमेंट हुए वो हम देखेंगे, और टैक्स लायबिलिटी कैसे रिकवर की जाती है LLP के केस में जॉइंटली और सेवरली वो हम देखेंगे। थैंक यू बच्चों।